प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम रेमेडियल कक्षा के जो आपके विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका 2025-26 की कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान की उसका दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें। आशा करते हैं आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आप सभी शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और सभी को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सभी उत्तर आपको एक के बाद एक अलग अलग पार्ट में आपको मिलते जाएंगे। आज हम इसके अध्याय 2 भूगोल का भारत का भौतिक स्वरूप इसके उत्तर देखने वाले हैं, जहां पर पहला प्रश्न दिया गया। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, तुरंत हम चलते हैं। सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला प्रश्न दे रखा है, जहां पर दे रखा है दक्षिण के पठार की आकृति है आयताकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार या वर्गाकार। तो विद्यार्थियों, दक्षिण के पठार की आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। सवाल उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला, भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय क्षेत्र या द्वीप समूह। तो पृथ्वी की सतह का सबसे पुराना भाग जो है वो प्रायद्वीपीय पठार है। ब वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? ऑप्शन दे रखा है हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी। तो विद्यार्थियों, इसका जो है उत्तर हिमालय हो जाएगा। अगला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं आल्प्स, हिमालय, एंडीज या विंध्याचल। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है वो हिमालय। ब वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन दे रखे नामचा बरुआ, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या कंचनजंगा। तो हिमालय का सबसे ऊंचा भारत में जो है वो कंचनजंगा है। विद्यार्थियों, द वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला क्या कहलाती है? ऑप्शन दे रखे हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या धौलाधर। तो सबसे भारी श्रृंखला हिमालय की जो है वो शिवालिक कहलाती है। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निश्चित रूप से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने में बहुत ज़्यादा सहयोगी होंगे। सतलुज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रखे कुमाऊं हिमालय, हिमाचल, कश्मीर या नेपाल हिमालय। तो इसका विद्यार्थियों वाला ऑप्शन कुमाऊं हिमालय से हो जाएगा। अगला, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी? ऑप्शन दे रखे नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ियाँ या उपरोक्त सभी। तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ ये उपरोक्त सभी, नागा, मिजो, पटकोई सभी पूर्व के क्षेत्र में पहाड़ियाँ हैं। अगला, उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है? ऑप्शन दे रखे सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी या उपरोक्त सभी। तो इन सभी नदियों का थोड़ा थोड़ा भाग जो है उससे उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। अगला, ऑप्शन दे रखे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है अर्धचंद्राकार रेत के डिब्बे को खालिस्तान कहते हैं। तो बरकान कहते हैं। ये बरखान लिख दिया है, या तो यहाँ पर बरकान लिखना है, ये ख की जगह क लिखना है। अगला, माउंट एवरेस्ट चोटी खालिस्तान देश में स्थित है। तो ये नेपाल देश में स्थित है। अगला, नैनीताल खालिस्तान राज्य में स्थित है। नैनीताल नगर जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बांगर पुरानी खालिस्तान मृदा होती है। बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, नई को खादर कहा जाता है। अगला, पूर्वी घाट खालिस्तान तट के समानांतर है। पूर्वी घाट जो है वो कोरोमंडल तट के समानांतर है। अगला, प्रवाल पालिप से एक खालिस्तान है। तो प्रवाल पालिप से जो है वो एक सूक्ष्म जीव है। अगला, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में खालिस्तान का पठार स्थित है। तो इन दोनों पहाड़ियों के बीच में जो है विद्यार्थियों मालवा का पठार स्थित है। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, मानचित्र में भी करने का आता है। शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि पहाड़ी स्थल खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो ये सभी जो है वो हिमालयी के अंतर्गत पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र के। और भारत का पूर्वांचल जो क्षेत्र दे रखा है उसमें पाए जाते हैं। अगला, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर खालिस्तान है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है वो महेंद्रगिरी है। ये विद्यार्थी, इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान कर लेना। अगला, बढ़ते हैं सत्य सत्य की ओर, जिसमें पहला दे रखा है लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। तो बिल्कुल ये सही उत्तर है विद्यार्थियों। लक्षद्वीप केरल के पास में, मालाबार तट के पास में जो है अरब सागर में स्थित भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक द्वीप भी कह सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये उत्तर ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा विद्यार्थी। आपको यहाँ खाली जगह पर लिखना है सत्य या असत्य। जो सत्य है उसके लिए सत्य लिखना है, असत्य के लिए असत्य लिखना है। सही या गलत का निशान नहीं लगाना। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है। अभी हमने पढ़ा था विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल सत्य है ये। अगला, रानीखेत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये असत्य हो जाएगा विद्यार्थियों, गलत।
अगला, निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच की लंबवत घाटी को दून कहते हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है ये दून। दून जो है 2 नंबर के प्रश्न में भी आ सकता है, विद्यार्थियों इसको अच्छे से याद रखना है। गार्ज अंग्रेजी के एस अक्षर का होता है, तो ये असत्य हो जाएगा विद्यार्थियों। पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है, ये भी असत्य हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला, खारे पानी के झील को लेगून कहते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। खारे पानी के झील को जो है वो लेगून कहा जाता है। अगला, लूनी मरुस्थलीय मैदान की सबसे बड़ी नदी है, तो लूनी जो है मरुस्थलीय मैदान की जो है सबसे बड़ी नदी है राजस्थानी क्षेत्र में। सेल खड़ी कठोर सेल है, तो ये असत्य हो जाएगा विद्यार्थियों। इस प्रकार से आपको सभी सत्य सत्य कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब दे रखी है सही जोड़ी, जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं दोआब, चिल्का झील, गंगोत्री, धौलागिरी, हिमानी और धौलागिरी हिमानी। तो विद्यार्थियों पहले वाले का जो है वो आपको सही सही उत्तर यहाँ खाली जगह में सामने लिखना है। तो दोआब का जो है विद्यार्थियों 2 नदियों के बीच का भाग हो जाएगा, सवाला ऑप्शन। उसके बाद चिल्का झील दे रखा है, उसको 2 वाले से मिलेगा। खारे पानी की झील है एक चिल्का झील, उड़ीसा राज्य में। गंगोत्री जो है वो इसको हम सिप किला से मिलाएंगे। अगला, धौलागिरी, धौलागिरी जो है वो नेपाल क्षेत्र में स्थित है। हिमानी, तो हिमानी जो है वो हिम और बर्फ कह सकते हैं, ढेर को जो है वो हिमानी कहा जाता है, तो ये इसको इस प्रकार से हम मिला लेंगे जोड़ी को। सही सही उत्तर हम यहाँ खाली जगह में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मसूरी किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर विद्यार्थी हो जाएगा उत्तराखंड। अन्नपूर्णा शिखर किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ये माजुली द्वीप है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। असम में स्थित है ये, भारत के असम राज्य में माजुली द्वीप। दोआब किसे कहते हैं, तो 2 नदियों के बीच का भाग जो होता है वो दोआब कहलाता है। अगला, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 900 से 1600 मीटर पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई है। अगला, बेरन द्वीप भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है, तो विद्यार्थियों बेरन द्वीप जो है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर पाया जाता है, बेरन द्वीप में, आपको याद रखना है। अगला, खादर किस प्रकार की भूमि कहलाती है, तो खादर जो है वो नए एवं युवा निक्षेप होते हैं जलोढ़ मिट्टी के। पुराने को बांगर कहा जाता है, नए को खादर कहा जाता है। अगला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो है प्रशासनिक मुख्यालय या इसकी राजधानी कह सकते हैं वो पोर्ट ब्लेयर है विद्यार्थियों, अंडमान निकोबार की। अगला प्रश्न दे रखा है 9वां, प्रवाल क्या है, तो समुद्र में कम समय तक जीवित रहने वाले जो सूक्ष्म प्राणी होते हैं वो जो है वो प्रवाल कहलाते हैं। अधिक इन्हीं से जो है वो लक्षद्वीप का निर्माण हुआ, छोटे छोटे प्रवालों से। अगला, भारत के उस द्वीप का नाम लिखिए जो प्रवाल भित्ति से बने, तो ये वही प्रश्न आ गया उसमें। लक्षद्वीप समूह जो है वो इन प्रवाल भित्तियों से बने हैं। भारत के किस द्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर, तो इसका भी उत्तर जो है विद्यार्थियों लक्षद्वीप होगा। अगला, हिमालयी पर्वत श्रृंखला का कौन सा विभाग हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो वो विद्यार्थियों उसका उत्तर हो जाएगा महान हिमालय। अगला, सतलुज एवं सिंध नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो वो सतलुज और सिंधु नदी जो है उसके बीच का जो भाग है इधर पश्चिम से पूर्व की ओर उसको बांटा गया 3 भागों में, जिसमें उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। भारत की कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है, तो हिमालय की पूर्वी सीमा जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अगला इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न विद्यार्थियों, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि तराई क्या है। तराई क्या है, तराई क्या है, तो सही उत्तर आप जितनी लाइन लिखी गई उसी के अनुसार आप देखें आपके इसमें कितनी लाइन है। जो प्रश्न का उत्तर आपको बड़ा लगे उसको थोड़ा छोटे छोटे शब्दों में लिखें। अगला अति लघुत्तरीय प्रश्न है तराई क्या है, तो इसका उत्तर भाबर पट्टी में विलुप्त हुई सरिताएं एवं नदियाँ इसके दक्षिण में पुनः निकट आती है और नम एवं दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती है, जिसको तराई कहा जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किन नामों से जाना जाता है, तो पूर्वी तटीय मैदानों को जो है वो उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है भाबर क्या है, तो भाबर वह तंग पट्टी है जिसका निर्माण
कंकड़ों के जमा होने से होता है, जो शिवालिक की ढलान के समानांतर सिंधु एवं तीस्ता नदियों के बीच पाई जाती है। इस पट्टी का निर्माण पहाड़ियों से नीचे उतरते समय विभिन्न नदियों द्वारा किया जाता है। सभी नदियां भाबर पट्टी में आकर विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न दे रखा है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखिए। तो हिमालय को 3 भागों उत्तर से दक्षिण के क्रम में बांटा जाता है। हिमालय विश्व की सर्वाधिक ऊंची व मजबूत बाधाओं को प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर इसको 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला जो भाग इसको महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या फिर इसको हिमाद्री कहा जाता है। अच्छे से आपको याद रखना है इसको। सबसे उत्तरी भाग जिसको महान हिमालय या आंतरिक हिमालय अथवा फिर हिमाद्री कहा जाता है। दूसरा जो है इसको हिमाचल या फिर निम्न हिमालय कहा जाता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला जो है वह हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। यह श्रृंखला मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित कायांतरित चट्टानों से बनी है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे बड़ी एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रृंखला का निर्माण करती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं जो है वो धौलाधर और महाभारत श्रृंखला है। अगला इसमें तीसरा जो इसका भाग है वो है शिवालिक। परीक्षा में पूछा जाता है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को जो है वो शिवालिक कहा जाता है। यह गिरिपथ श्रृंखला है और हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग का प्रतिनिधित्व करती है। अगला, भारत के पश्चिम तटीय मैदानों को किन नामों से जाना जाता है? तो भारत के पश्चिम तटीय मैदानों को किन नामों से जाना जाता है? तो पश्चिम तट पर जो स्थित मैदान है उनको कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट, इन 3 प्रकार से उनको जाना जाता है। कोंकण सबसे ऊपर वाला, फिर कन्नड़ कर्नाटक के पास का क्षेत्र, के नीचे जो है मालाबार तट। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न, बांगर एवं खादर में अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से आपको 3 अंतर यहाँ लिखे हुए हैं छोटे छोटे, आपको अच्छे से याद करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा वार्षिक परीक्षा में अधिकतर देखा गया है इसको। बांगर और खादर में अंतर। तो बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जबकि नई जलोढ़ को जो है वो खादर कहा जाता है। बांगर यह मृदा नदी के बेसिन से दूर पाई जाती है और खादर यह मृदा जो है नदी के बेसिन के पास में पाई जाती है। बांगर यह भूमि कम उपजाऊ होती है तथा खेती के लिए आदर्श नहीं है, और खादर यह मृदा बहुत उर्वर होती है तथा कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है। खादर में हर साल नई मिट्टी का निर्माण होता है नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई है। बांगर बहुत सालों में इकट्ठा होती है। खादर में सबसे ज़्यादा फसलों का उत्पादन होता है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। अगला, भारत के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में अंतर लिखिए। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर ये भी आपको लिखना है। पूर्वी घाट में दे रखा है, पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी भुजा का निर्माण करता है। इस घाट की ढलानों पर वर्षा कम है। पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समानांतर है। पूर्वी घाट सतत नहीं है, वह अनियमित है। पश्चिमी घाट का अगर देखें तो पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी भुजा का निर्माण करता है। इस घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी घाट की अपेक्षा कम वर्षा होती है। पश्चिमी घाट मालाबार तट के समानांतर है, वे सतत हैं तथा इनको केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर था। आपको लगे कि जल्दी चल रहा है तो आप रोक लें वीडियो को और आराम से लिखें। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावचक लक्षणों में क्या अंतर है? तो भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग जो है वो निम्नलिखित है। ऑप्शन पहला दे रखा है हिमालयी पर्वत, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। और इनके लक्षणों में क्या अंतर है? तो हिमालय क्षेत्र की बात करें तो विश्व के सर्वाधिक ऊंचे गहरे एवं गहरी घाटियों से मिलकर के बना है। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट व यूरेशियन प्लेट में टक्कर के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। तलछट्टी चट्टानों से बना हुआ है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह अस्थिर क्षेत्र में आता है। ये विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। हिमालय से बहुत सी प्रसिद्ध नदियाँ निकलती है, जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो चौड़ी एवं छिछली घाटियों तथा गोलाकार पहाड़ियों से मिलकर बना है। गोंडवाना भूमि के टूटने और खिसकने के कारण इसका निर्माण हुआ। आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से बना है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह स्थिर क्षेत्र में आता है। मध्य उच्च भूमि नीची पहाड़ियों से बना है और इनमें कोई भी चोटी विश्वविख्यात ऊंचाई की नहीं है। नर्मदा व ताप्ती जैसी कुछ ही नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। अगला देखते हैं, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
आपको अच्छे से लिख करके इसको पूरी तरीके से याद करके रखना है। निश्चित रूप से ये प्रश्न परीक्षा में अधिकतर आता ही है कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरी पदों पर एक विशाल बेसिन में जलोढ़ के निक्षेप होने से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। यह मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। समृद्ध मृदा के आवरण, भरपूर पानी की आपूर्ति एवं अनुकूल जलवायु ने उत्तरी मैदान को कृषि की दृष्टि से भारत का बहुत अत्यधिक उपजाऊ भाग बना दिया है। इसी कारण यहाँ की जनसंख्या का घनत्व जो है भारत के सभी भौगोलिक विभाजनों की अपेक्षा इस क्षेत्र में सर्वाधिक है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को जो है वो पंजाब कहा जाता है। गंगा का मैदान घग्गर एवं तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। यह उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा झारखंड के कुछ भाग एवं पश्चिमी बंगाल के पूर्व में फैला हुआ है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। दे रखा था भारतीय मरुस्थल, मध्य उच्च भूमि, भारत के द्वीप समूह। तो भारतीय मरुस्थल के बारे में लिखना है, या आप देख लीजिए उत्तर कितना बड़ा है, उस हिसाब से आप अपनी पुस्तक में लिखें छोटे छोटे अक्षरों में, क्योंकि यहाँ पर उत्तर बड़े दिए हुए थोड़े से। भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह अरावली की पहाड़ियों के दक्षिण किनारे पर स्थित है। यह बालू के टिब्बों से भरा हुआ रेतीला मैदान है। यहाँ पूर्व वर्ष में 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यह पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। इसकी जलवायु शुष्क है और यहाँ वनस्पतियाँ भी बहुत है। वर्षा ऋतु में कुछ समय तक कई सरिताएं नजर आती है जो वर्षा रुकने के साथ ही विलुप्त हो जाती है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। राजस्थान क्षेत्र की अर्धचंद्राकार रेत के टिब्बे जिन्हें बरखान कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल की प्रमुख विशेषता है ऊंट मरुस्थल का सबसे महत्वपूर्ण जानवर है। ये जो है वो विद्यार्थियों, ये भारतीय मरुस्थल के बारे में जानकारी थी। अब मध्य उच्च भूमि के बारे में देखते हैं। तो मध्य उच्च भूमि प्रायद्वीपीय क्षेत्र का वह भाग है जो नर्मदा नदी के उत्तर में पड़ता है और मालवा के पठार के एक बड़े हिस्से पर फैला है। इसे मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। यह दक्षिण में विंध्य श्रेणी और उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से घिरा है। आगे जाकर यह पश्चिम में भारतीय मरुस्थल से मिल जाता है, जबकि पूर्व दिशा में इसका विस्तार छोटा नागपुर के पठार द्वारा प्रकट होता है। इस क्षेत्र में नदियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इस क्षेत्र के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार आग्नेय चट्टानों से बना है। आग्नेय चट्टानों में खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए इस पठार को खनिज का भंडार कहा जाता है। अगला, भारत के द्वीप समूह। तो ये प्रश्न जो है वो यहाँ तक होता है। भारत लक्षद्वीप मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप का जो प्रशासनिक मुख्यालय जो है वह कावारत्ती है। यह लक्षद्वीप की राजधानी कहते हैं इसको। यह द्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। इस द्वीप समूह पर पौधों एवं जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ जो है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा अध्याय भी जो है वो पूर्ण होता है। विद्यार्थियों, आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से आप सभी उत्तर लिखें और इन सभी को याद करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसानी से सरल उत्तर इनके यहाँ दिए गए हैं। आपको अच्छे से तैयारी करना है, अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करना है, साथ ही साथ आपको लाइक भी करना है, ताकि सभी बच्चों को पर्याप्त रूप से ये पहुंच पाए और सभी को अच्छे अंक प्राप्त हो, ऐसी हम आशा करते हैं। अब इसी में हम अगला अध्याय आगे देखने वाले हैं, अध्याय 3। तो विद्यार्थियों, अब हम इसके तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, भूगोल के। आप सभी बने रहें हमारे साथ में, सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें। निश्चित रूप से आपको इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अर्धवार्षिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ही छाँट करके प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो अध्याय 3 अफवाह की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला दे रखा है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है। ऑप्शन दे रखे हैं,
अमेजन नदी, गंगा नदी, नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो विद्यार्थियों सबसे बड़ी अवपात जो है वो अमेजन नदी की है, सबसे ज़्यादा बहती है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है? ऑप्शन दे रखा है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, सोमप्रयाग या कर्णप्रयाग। तो विद्यार्थी इसका उत्तर ब वाला हो जाएगा, देवप्रयाग। अगला बढ़ते हैं, प्रयागराज में किन नदियों का संगम स्थल? ऑप्शन दे रखे गंगा यमुना, यमुना गंडक, यमुना चंबल या गंगा कोसी। तो आ वाला ऑप्शन गंगा यमुना इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन दे रखे मानसरोवर झील, गोमुख, नंदा देवी या सिंध प्रांत। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो मानसरोवर झील है विद्यार्थियों, यहाँ पर आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से कश्मीर का कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन दे रखा श्रीनगर, कुपवाड़ा, जम्मू, कालका। तो श्रीनगर जो शहर है वो झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला दे रखा है, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे चंबल, नर्मदा, शिप्रा या दामोदर। तो नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेनगंगा। तो विद्यार्थी इसका उत्तर जो है वो गोदावरी हो जाएगा, अवल ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अगला, नदियों द्वारा गोखुर झील का निर्माण कहाँ किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है पठारी भागों में, मैदानी भागों में, पर्वत शिखरों पर या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी इसका सही उत्तर जो है वो मैदानी भागों में हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है? ऑप्शन दे रखा सांबर झील, लोकटाक, नैनीताल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अवल ऑप्शन सांबर झील इसका सही हो जाएगा। अगला, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन दे रखा सतपुड़ा, महेंद्रगिरी, अमरकंटक या ब्रह्मगिरी। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक के पहाड़ियों से है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। अगला दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो विद्यार्थियों ये यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना लिखना है। खाली स्थान विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन का डेल्टा है, ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगला, सिंधु नदी खालिस्तान में जाकर मिलती है तो अरब सागर में जाकर के मिलती है। भारत में सबसे बड़ी अपवाद खालिस्तान नदी की है, तो गंगा नदी की है, ये गंगा लिखना है इसमें। अगला, प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश अपवाह तंत्र की प्रवाह की दिशा जो है वो खालिस्तान की ओर है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर इनका अपवाह तंत्र अधिकतर का है। अगला, गंगा नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान हिमनद से माना जाता है। तो ये इसमें जो है हमको गंगोत्री लिखना है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है विद्यार्थियों। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह पर क्या क्या कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में ध्यान इस प्रकार से आपको इसके नाम याद रखने। सांगपो जो है वो तिब्बत में कहा जाता है जहाँ से ये निकलती है। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में खालिस्तान से है, तो यहाँ पर महाबलेश्वर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला, अमरावती, हेमावती खालिस्तान नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला, अंतर्देशीय अपवाह अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। खालिस्तान में आपको अर्धशुष्क लिखना है। अगला, सत्य असत्य इसके देखते हैं। तो पहला दे रखा है इसमें प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम जो है वो पश्चिमी उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट है। तो बिल्कुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अधिकांश उद्गम क्षेत्र जो है वो पश्चिमी घाट है, सही उत्तर हो जाएगा। किसी नदी का उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। कोई नदी की उसकी सहायक नदियाँ होती है उसको सब मिलकर के नदी तंत्र कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है ये भी। अगला, भागीरथी व अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा का निर्माण करती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर के गंगा नदी का निर्माण होता है। अगला, देवप्रयाग के निकट गंगा पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो ये जो विद्यार्थी असत्य हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन जो है वो असत्य हो जाएगा। अगला, यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से माना जाता है। बिल्कुल यमुना नदी को यमुनोत्री हिमनद से माना जाता है इसका उद्गम स्थल। अगला, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये बिल्कुल सत्य है, बंगाली टाइगर पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क। अगला, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य विद्यार्थियों, बांग्लादेश में इसको जब बांग्लादेश में से ये फिर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है वहाँ पर इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अगला, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के समानांतर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने बहती हुई जाती है नर्मदा और ताप्ती, और गुजरात
के पास में खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। अगला, वुलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ, तो ये भी बिल्कुल सत्य विद्यार्थियों। अगला, गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया है, तो ये असत्य हो जाएगा विद्यार्थियों, आखिरी वाला 10वां असत्य हो जाएगा। अगला, अब बढ़ते हैं सही जोड़ी की ओर, जिसमें दे रखा है गंगा, ताप्ती, गोदावरी, सिंधु, कृष्णा। तो ऑप्शन मिलाना है आपको। सही उत्तर सामने जोड़ी का सही उत्तर जहाँ लिखा है वहाँ पहले का सामने उसका जो सही उत्तर है वो आपको खाली जगह में लिखना है। तो गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, बवाल ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तापी जो है वो सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती है, ताप्ती नदी। अगला, गोदावरी, तो गोदावरी जो है पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी, दक्षिण की गंगा। अगला, सिंधु, तो सिंधु जो है मानसरोवर झील से निकलती है। कृष्णा महाबलेश्वर से। इस प्रकार से सही जोड़ी के उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला दे रखा है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों, इसका उद्गम स्थल जो है पश्चिमी ब्रह्मगिरी से है। अगला, नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर बनी हुई है। अगला, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो मध्य प्रदेश का जिला है बैतूल के मुल्ताई क्षेत्र से निकलती है। अगला, इंदिरा गांधी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है, तो ये हरि के बैराज से निकाली गई है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, अभी हमने देखा था भारतीय मरुस्थल राजस्थान क्षेत्र की सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी, उस जीवन रेखा जो है वो लूनी नदी है। लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो सिंधु नदी है विद्यार्थियों। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, बहुत महत्वपूर्ण है, मानचित्र में भी आता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो ये महानदी पर बना है। अगला, पुणे, वर्धा, वैनगंगा तथा पेनगंगा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। अगला, बड़े आकार वाली झीलों को क्या कहा जाता है, तो बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है। नमामि देवी नर्मदे परियोजना किस राज्य से प्रारंभ हुई, तो ये मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। नमामि देवी नर्मदा नदी को स्वच्छ और शुद्ध करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई थी, जिसको नाम दिया गया नमामि देवी नर्मदे। ये मध्य प्रदेश से शुरू हुई, आपको अच्छे से याद रखना है। अगला, गोपुर झील का उदाहरण लिखिए, तो गोपुर झील का उदाहरण जो है वो वुलर झील है। भारत की किसी एक लेगुन झील का नाम बताइए, तो ये चिल्का और पुलिकट दोनों में से आपको सब लिख सकते हैं। पुलिकट झील कहाँ स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला, लिंगा मटकी झील कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। भारत की कोई दो मीठे पानी की झीलों के नाम लिखिए, तो भारत की कोई दो मीठे पानी की झील, जिसमें वुलर झील लिख सकते हैं, डल झील लिख सकते हैं, लोकटक झील लिख सकते हैं, भीमता लिख सकते हैं, ये सभी मीठे पानी की झील हैं। भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। विद्यार्थियों, यहाँ पर दो भागों में बांटा गया, एक हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अगला, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए, तो यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, ये जो है वो गंगा की सहायक नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी द्वारा जारनद का निर्माण होता है, तो ये नर्मदा और तापी नदी है जो जारनद मुख का निर्माण करती है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अगला जो है आपको दे रखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आप उत्तर देख लीजिए, आपकी लाइन जितनी दे रखी है उनमें आपको कैसे भी करके उसको एडजस्ट करके लिखना है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अब इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला दे रखा है गंगा की दो प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए, यह कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, तो इसके उत्तर में लिखेंगे गंगा की दो प्रमुख धाराएं जो वो भागीरथी और अलकनंदा है, ये उत्तरांचल राज्य के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं। दूसरा, अफवाह तंत्र से क्या आशय है, तो अफवाह तंत्र से आशय किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से जो विभिन्न दिशाओं में बहकर आती है और मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न दे रखा, नमामि गंगे परियोजना क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी
को शुद्ध करने के लिए अभियान चलाया गया, नमामि देवी नर्मदे। उसी प्रकार से गंगा नदी के लिए भी नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके, इसलिए ये परियोजना लागू की गई। अगला चौथा प्रश्न दे रखा है, भारत के किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम बताइए। तो भारत की प्रमुख झील है वुलर झील और लोनार झील। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है तथा किस नदी पर बनाया गया है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात है, कावेरी नदी द्वारा निर्माण किया गया। प्रायद्वीपीय भारत की 2 प्रमुख नदियों के नाम बताए। तो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ गोदावरी, कृष्णा। अगला सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील के पास तिब्बत चीन से निकलती है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी जो है वो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। अगला जल विभाजक का कार्य क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। तो वह उच्च भूमि जो पड़ोसी अफवाह स्रोतों को एक दूसरे से अलग करती है, जल विभाजक कहलाती है। उदाहरण के लिए अम्बाला सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजक पर स्थित है, अम्बाला जो शहर है। कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वह किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? तो इसका उत्तर लिखना है विद्यार्थियों। नर्मदा एवं ताप्ती 2 ही बड़ी नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। अगला नदी तंत्र किसे कहते हैं? तो किसी नदी और उसकी बड़ी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। अगला लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद या सिल्ट क्यों है? तो तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है तथा यहाँ इस नदी में जल एवं गाद की मात्रा जो है बहुत कम होती है। अगला हिमालय से निकलने वाली नदियों के 2 आर्थिक महत्व लिखिए। तो सिंचाई के लिए मतलब क्या क्या आर्थिक महत्व है? तो सिंचाई के लिए नहरों के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता और हिमालय से निकलने वाली नदियों के दोनों ओर अनेक नगरीय बस्तियां स्थित है, इन बस्तियों को नदियों के पेयजल की प्राप्ति होती है। अगला प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या विशेषताएं ये लिखना था। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ कठोर चट्टानों पर सीधी बहती है अतः इनसे विसर्प का निर्माण नहीं होता है। यह नदियाँ उथली घाटियों में बहती है। अगला फिर इसमें तीसरा दे रखा है, भारत आधार तल पर पहुंचने के कारण इनकी अपर्दन क्षमता तीव्र नहीं है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। 13वें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखना था। अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न, उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर बताइए कि इन नदियों में क्या अंतर है। आपको याद रखना है उत्तर भारत जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं इनका और जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं इनमें क्या अंतर पाया जाता है। तो उत्तर भारत की नदियों के बारे में देखते हैं। तो उत्तर भारत की नदियाँ हिमालय पर्वतमाला से तथा कुछ नदियाँ दक्षिण पठार के उत्तर ढाल से निकलती है। उत्तर भारत की नदियों को कम जलप्रपात पाए जाते हैं। उत्तर भारत की नदियाँ यातायात के अनुकूल है, इनकी लंबाई अधिक है और ये सदावाहिनी नदी है। सदावाहिनी मतलब ये हमेशा बहती रहती है, वर्ष भर इनमें पानी रहता है, इन नदियों में पूरे साल बहती रहती है। दक्षिण भारत की नदियों की बात करें तो दक्षिण भारत की नदियाँ पश्चिमी घाट, अमरकंटक, सतपुड़ा श्रेणी और छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। यहाँ की नदियों में अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ यातायात के लिए विशेष उपयोगी नहीं है, इनकी लंबाई कम है। यह नदियाँ मौसमी हैं। मौसमी मतलब मौसम के अनुसार, जब वर्षा ऋतु होती है तब ये बहती है बरसात होने पर, और गर्मी के समय में सूख जाती है। इनकी लंबाई भी कम है। अगला नदी प्रदूषण कम करने के 2 उपाय लिखे हैं। तो लिखे हैं यहाँ पर, औद्योगिक कचरे को नदियों में प्रवाहित करने पर प्रतिबंध लगाया जाए और सीवेज लाइनों के जल को परिष्कृत किया जाए। अगला प्रश्न दे रखा, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। इन नदियों के महत्ता को हम निम्न बिंदु से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला दे रखा है पानी की प्राप्ति। तो नदियों से हमें प्राकृतिक ताज़ा व मीठा पानी मिलता है जो मनुष्य सहित सभी जीव जंतुओं के लिए जरूरी है। दूसरा, उपजाऊ मृदा, ये नई मृदा बिछाकर उसे खेती योग्य बनाती है। नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती है जो कृषि के लिए उपयोगी होती है और इसमें बिना अधिक मेहनत किए खेती की जा सकती है। तीसरा, बस्तियों का निर्माण। नदियों के तटों ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को आकर्षित किया है। ये बस्तियां कालांतर में बड़े शहर बन गए। अगला प्रश्न दे रखा, झीलों का आर्थिक महत्व लिखिए। झीलों का क्या है महत्व, आर्थिक महत्व? नौका वहन है। नौकायान के माध्यम झीलों से धन व आय की प्राप्ति होती है।
मछली की प्राप्ति होती है, मतलब झीलें मछली की जनन स्थल और भोजन के स्रोत हैं। जलीय जीवों का आयोजन, झीलों में कई प्रकार के जलीय खेलों का आयोजन होता है। झील में अनेक प्रकार के जो पानी के अंदर खेल होते हैं, वो उन खेल को वहीं पर आयोजन होता है। शहरों एवं नगरों में जल आपूर्ति, तो झीलों के पास बड़े शहरों की जल आपूर्ति भी जो है झील से ही होती है। पर्यटन की बात करें तो झीलें जो है पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। इस प्रकार से ये तीसरा अध्याय भी हमारा इसमें पूर्ण होता है। तो ये पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला पाठ जल्द ही लेकर के आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे, सभी शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें हमारे साथ। निश्चित रूप से आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको कुछ लगता है कि और किसी विषय के बारे में जानना है तो उस विषय की भी हम रेमेडियल उत्तर आपके लिए उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आप हम सभी हमारे साथ बने रही हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद जो आप वीडियो देख रहे हैं। थोड़ा जल्दी मैं वीडियो बनाया है ताकि सभी को जल्दी से जल्दी फ़ायदा मिले। अन्य कक्षाओं के भी वीडियो अपलोड होंगे, आप बने रहें हमारे साथ में, यही आशा है। सभी का बहुत धन्यवाद।